स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेजोल्यूशन। एक्चुअल में रेजोल्यूशन जो शब्द है उसका जो मतलब है इस नाम का वो है संकल्प। रेजोल्यूशन का मतलब है संकल्प। किसी चीज़ के लिए जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी स्टोरी रहेगी, एक बालक की स्टोरी है जिसका नाम है अन्ना, जो कि शहर से पढ़ाई करके आता है और जब गांव में देखता है तो उसके गांव में जो है सूखा पड़ा हुआ है। और गांव में सूखा पड़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमें जानकारी देता है किसके बारे में, जल संरक्षण के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में। सारी की सारी जानकारी हमें इस चैप्टर में से मिलती है और साथ ही साथ आपको जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको स्टोरी बहुत ही मज़ेदार और बहुत रोचक लगेगी। इसी के साथ साथ आपको जल संरक्षण की सारी क्यों जल संरक्षण आवश्यक है, जल संरक्षण क्यों करना चाहिए, जल संरक्षण करने से क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो चलिए फिर चैप्टर पढ़ते हैं। हमारी बुक का लास्ट ही चैप्टर है, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फटाफट से पढ़ते हैं। अन्ना, ए यंग बॉय, अन्ना जो है एक युवक था, हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ। ये जो अन्ना है वो अभी अभी गांव आया है अपने कॉलेज का जो हॉस्टल है उसको छोड़ करके, क्योंकि अभी उसका ग्रीष्मकालीन अवकाश आ गया, यानी गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। आप भी देखते हैं कि कई सारे जो बच्चे हैं जो बाहर शहरों में या जो है हॉस्टलों में रहते हैं, तो जब ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है तो वो अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, अपने अपने गाँवों की तरफ जाते हैं। एज ही ट्रस्ट टुवार्ड्स हिज होम, जैसे ही वो, ट्रस्ट का मतलब होता है धीरे धीरे अपने जो है घर की तरफ बढ़ रहा था थके हुए कदमों से, ही सो द सन गोइंग बिलो द हॉरिजन, उसने देखा कि जो सूरज है वो जो सीधी रेखा होती है उसे नीचे जा रहा था, यानी कि सूरज जो है वो छिपता हुआ उसे दिखाई दे रहा था। आपने देखा होगा कि जब भी सूरज छिपता है तो एक सीधी रेखा होती है, उससे नीचे जब सूरज चला जाता है तो सूरज धीरे धीरे नीचे से जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, हमें जो है दिखाई देना बंद करने लग जाता है। ऐसा ही तो होता है, पहले थोड़ा थोड़ा छुपता और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा जो सूर्य है हमें ऐसे लगता है कि उस लाइन से नीचे चला गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। He saw the sun going below the horizon, जो हॉरिजन यानी कि जो क्षैतिज रेखा थी उससे नीचे चला गया था। And the western skies, और जो पश्चिमी आकाश था, वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, वेस्टर्न स्काइज जो पश्चिमी आकाश था, फ्लैश्ड यानी कि चमक रहा था, विद द ऑरेंज रसेट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, यानी कि ऑरेंज रसेट यानी कि जो लाल, और रसेट यानी कि लाल नारंगी, सॉरी यहाँ पर ऑरेंज का मतलब हो गया नारंगी, या फिर आप कह सकते हो संतरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर नारंगी, जो नारंगी रंग की जो धारियाँ थी उससे जो आसमान है वो चमक रहा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे सूर्यास्त होता है तो आपने देखा होगा कि आसमान में जो है लाल लाल कलर की धारियाँ जो है वो कभी आ जाती हैं, लाल और ऑरेंज कलर की धारियाँ, है ना, आपने देखी होंगी ऐसी। The scene of the setting sun always put him in low spirit. हमेशा जब भी वो सूर्यास्त होते हुए देखता था तो ये सूर्यास्त होता हुआ जो सीन था, जो दृश्य था, उसे हमेशा ही ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट, उसे उत्साह विहीन लगता था। उसका जो उत्साह था वो कम होने लगता था अगर वो सूर्य को छिपता हुआ देखता था। ही हिमसेल्फ डोंट नो वाई, वो खुद भी नहीं जानता कि क्यों जब सूर्य छिपता था तो उसका जो उत्साह है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता था। द लैंड वॉज ड्राई एंड पार्स्ड, उसकी जो जैसे जैसे वो गांव में जा रहा था तो आसपास उसने जब धरती देखी तो धरती जो है वो पूर्ण रूप से ड्राई यानी कि गर्म जो है गर्म और शुष्क पड़ी हुई थी। एट प्लेसेस इट अपीयर्ड एज इट फ्यूटाइल अटेम्प्ट हैड बीन मेड एट प्लफिंग का मतलब होता है जोतना। तो ये कहता है एट प्लेसेस मतलब कहीं कहीं, इट अपीयर्ड ऐसा लगता था, एज इफ मानो कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स यानी कि व्यर्थ प्रयास किए गए हैं, किसके, हैड बीन मेड एट प्लफिंग यानी कि इस जमीन को जोतने के जो है व्यर्थ प्रयास किए गए हैं, क्योंकि जो जमीन है वो जोतने का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब भी ज़मीन को जोता जाता है या जब भी ज़मीन जो है उसको
उसमें से जो है हल चलाया जाता है, तो वो किस लिए चलाया जाता है कि ज़मीन जो है वो कोमल हो जाए, जो मिट्टी है वो आपस में मिल जाए, इसीलिए तो हम प्लफिंग करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा था कि जो प्लफिंग का जो प्रयास है वो एक व्यर्थ प्रयास था। क्यों व्यर्थ प्रयास था? द प्लफ्ड रिड्स हैड हार्डन्ड। प्लफ्ड रिड्स का मतलब होता है जो हल के निशान से जो डोलियां इत्यादि बनाई गई थी, हल से जब प्लफिंग करते हैं, हल से जब जोतते हैं तो जो आकृतियां बनती हैं वो हार्डन्ड यानी कि बहुत ही कठोर थी। ठीक है, यानी कि कठोर जमीन पर हम हल चलाते हैं ताकि ऊपर की मिट्टी जो है वो कोमल हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो जमीन थी वो अभी भी कठोर बनी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि सूखा था और सूखी जमीन आपको पता है कठोर ही बनेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ कैक्टी ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू। कैक्टस क्या होता है? जो कंटीले पौधे होते हैं। और कैक्टी का मतलब है नागफनी। जो कैक्टी है, जो नागफनी है, वो कहीं कहीं जो उस जमीन पर उग आई थी। ग्रू मतलब उग आई थी। ए सॉलिटरी क्रो पर्च्ड ऑन एन ओल्ड बबुल ट्री। जो बबुल का पेड़ था पुराना, उस पर सॉलिटरी यानी कि अकेला, क्रो यानी कि कौआ, बबुल के पेड़ पर अकेला कौआ बैठा हुआ था। यानी कि जब वो अपने गांव में जाता है तो उसको आसपास में क्या कैसा कुछ दिखाई दे रहा है वो सारा कुछ अपना जो है यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। अन्ना वॉज स्ट्रक बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी ऑल अराउंड। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अन्ना है वो स्ट्रक यानी कि आघात लगना, एकदम से दुख पहुंचना। ठीक है, अन्ना को बहुत ही आघात लगा था। अनयूजुअल यानी कि असामान्य। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, जो कि चारों तरफ थी। ऑल अराउंड यानी कि जो चारों तरफ उसके शांति ही शांति थी, वो उसके दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। उसको बहुत ही आघात लग रहा था कि गांव में सब जगह शांति ही शांति है, कहीं भी कोई भी नहीं है, तो गांव वीरान कैसे हो गया? जो हरा भरा गांव था वो वीरान कैसे हो गया? विच वॉज पियर्स्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड सोरिंग हाई इन द स्काईज। और ये जो शांति थी वो भंग की जा रही थी। किसके द्वारा? जो कलेक्टिव ट्विटरिंग थी, यानी एक साथ चहचहाने की जो आवाज़ थी, ऑफ द बर्ड्स, जो पक्षी थे, सोरिंग हाई इन द स्काई, जो ऊंचे आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, उनकी सामूहिक रूप से जो चहचहाहट थी वो जो है वहाँ की शांति को भंग कर रही थी। यानी कि वहाँ पर और कोई बोलने वाला कोई भी नहीं था। द जोवियल फील्ड्स यानी कि जो खुशनुमा खेत हुआ करते थे, वेयर द फार्मर्स प्लफ्ड इंजॉयड एंड सैंग, जहाँ पर जो किसान हैं वो जमीनों को जोता करते थे। इंजॉयड यानी कि आनंद लिया करते थे, एंड सैंग जो कि गाते थे। द मिडोज वेयर द कैटल ग्रेज्ड। मिडोज का मतलब चारागाह, वे चारागाह जहाँ पर कैटल्स का मतलब होता है जो पालतू पशु होते हैं, पालतू पशु जहाँ पर ग्रेज्ड यानी कि चरते थे। वाई वर दे डेजर्टेड। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान, और डेजर्टेड का मतलब होता है वीरान। ये जो सारे के सारे चारागाह हैं ये वीरान क्यों पड़े हैं उसे समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर कभी किसान जो है हल चलाते, गाना गाते, गीत गाते और मजे करते, जो है इंजॉय करते हुए दिखाई देते थे, अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। सभी जो क्षेत्र थे वो वीरान पड़े थे। ही मिस्ड द चिर्पी का मतलब होता है खुश चेहरे। ठीक है, लिटिल फेसेस छोटे छोटे, यानी कि चिर्पी मतलब खुश, लिटिल फेसेस यानी कि छोटे छोटे चेहरे। प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्रीज। वो जो है मिस्ड यानी कि उसकी कमी महसूस कर रहा था। किसकी कमी महसूस कर रहा था? चिर्पी लिटिल फेसेस यानी कि खुश हुए छोटे छोटे चेहरों की कमी महसूस कर रहा था। प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्रीज। थॉर्नी मतलब कांटेदार, बेर ट्री यानी कि बेर का पेड़ से, यानी बेर के पेड़ से जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरों पर बहुत खुशी दिखाई देती थी, वो बेर तोड़ा करते थे। आज वो बच्चे भी वहां पर नहीं थे तो वो उनको मिस कर रहा था।
और प्लेइंग क्रिकेट विद दियर बैटेड बैट्स, बैटेड का मतलब होता है टूटा हुआ, या फिर वो बच्चे कहाँ गए जो कि अपने टूटे हुए बैट से क्रिकेट खेला करते थे। एंड स्मॉल स्टिफ स्टैम्प्स ऑफ ट्री एज विकेट्स, और विकेट के रूप में जो पेड़ों की पतली लेकिन जो मजबूत लकड़ियां होती है, पतली लेकिन मजबूत जो टहनियां होती है, उनको विकेट बना करके जो क्रिकेट खेला करते थे, वो बच्चे जो है उनको नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो उनकी कमी महसूस कर रहा था, उनको मिस कर रहा था कि वो कहाँ चले गए हैं। अन्ना वॉच्ड द फैलो लैंड स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंस हॉरिजन। अब जो है अन्ना ने आंखें फाड़ करके खेत को देखा जो कि स्प्रेड यानी विस्तारित है, हॉरिजन यानी कि क्षैतिज तक, यानी जहां तक उसको दिखाई दे रहा था, जो लाइन उसको दिखाई दे रही थी अंत तक, उस छोर तक उसने आंखें फाड़ करके बहुत दूर तक देखा। विद आइज वाइड ओपन, वाइड ओपन का मतलब पूरी आंखें खोल करके देखा। बट डिड नॉट परसीव ए ह्यूमन सोल, लेकिन उसको दूर दूर तक कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। He was unable to comprehend what the matter was. Comprehend का मतलब होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में क्या बात हुई है। इस गांव में मैं पिछले साल भी तो आया था गर्मियों की छुट्टियों में, तब तो गांव हरा भरा था, आज ये क्या हो गया है कि कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस्ड हिज माइंड, बहुत ही अजीब अजीब विचार उसके दिमाग में आने लग गए। हैज़ समथिंग इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलमय शुभ, लेकिन इनऑस्पिशियस का मतलब है अशुभ। तो ये क्या कहता है कि हैज़ समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंड इन हिज लिटिल विलेज, कि क्या उसके छोटे से गांव में कोई अशुभ घटना हो गई है, कि किस वजह से जो है यहाँ पर गांव वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ही ट्रेडेड विद क्विक स्टेप्स, उसने जो है आगे जो है तेजी से बढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी कि जल्दी जल्दी वो अपने घर की तरफ जाए। बट हिज लगेज स्लैकेंड हिज पेस, लेकिन उसका जो लगेज, उसका जो सामान था, उसने उसके कदमों को धीमे वापस से कर दिया, क्योंकि उसका जो सामान था वो काफ़ी भारी था और पहले से ही वो थका हुआ चल रहा था। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, अब वो विलेज की पाठशाला, गांव की जो पाठशाला थी उसके सामने से गुजरा। वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, जहाँ पर बच्चों और जवानों के लिए शाम को जो है कक्षाएं आयोजित होती थी, वहाँ से गुजरा। द साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस, क्योंकि वो भी वहीं पर पढ़ा था, उस गांव की पाठशाला में पढ़ा था, तो ये जो जगह थी उसकी जान पहचान वाली थी, उसके लिए फैमिलियर थी। ठीक है, फैमिलियर का मतलब होता है सुपरिचित, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जानी पहचानी। तो इस जानी पहचानी जगह की जो साइलेंस थी, जेड ऑन हिज ईयर्स, उसके कानों में चुभ रही थी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सैक मेट्स, कोई भी टाट पट्टी पर कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ था। नो रिप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, मास्टर साहब के द्वारा कोई भी डांट झपट नहीं लगाई जा रही थी। नो नोडिंग हेड्स मेमोराइजिंग टेबल्स, कोई भी हिलते हुए सर नहीं थे जो याद कर रहे हो। मेमोराइजिंग टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कोई भी नहीं बात कर रहा था। नो हेड्स बेंट लो ओवर दियर स्लेट्स, कोई भी जो है अपनी स्लेट की तरफ सर झुका करके नहीं बैठा था, यानी स्लेट पर लिख नहीं रहा था। नो राइटिंग बोर्ड्स propped up against the wall to dry in the air, हवा में सूखने के लिए दीवार के सहारे कोई भी लिखने वाली फट्टी नहीं रखी हुई थी, यानी कि ना तो वहाँ पर कोई पढ़ने वाला था, ना कोई वहाँ पर पढ़ाने वाला था, कोई भी नहीं था, एकदम वीरान पड़ी हुई थी पाठशाला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना जो है और आगे बढ़ा। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, जो गांव की चौपाल थी जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठा करते थे वो भी खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेस, जैसे ही वो घरों की तरफ जो है गया, घरों के नज़दीक गया, ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, उसको जो है उसने सोचा कि शायद जैसे ही वो घरों के पास जाएगा तो उसे जो प्लीजेंट अरोमा यानी कि जो सुहावनी सुगंध होती है किसकी, ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, जो शाम को खाना पक रहा है उसकी जो सुगंध होगी, सुहावनी सुगंध, वो उसे जो है सूंघने को मिलेगी। विच यूज टू मेक हिम रेवेन्यूअस, यानी कि जो है जो स्मेल, जो सुगंध जो है उसको भुक्कड़ बना देती है, ऐसी स्मेल उसे मिलेगी। बट दिस फैमिलियर स्मेल
टू वॉज मिसिंग, यानी कि लेकिन वो जो सुगंध थी, बहुत ही सुहावनी सुगंध जो उसके लिए सुपरिचित थी, वो भी वहाँ से गायब थी, यानी कि वो भी वहाँ पर नहीं थी। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, अब जो गांव का जो कुत्ता था वो उसकी तरफ भौंका। हैज़ ही बिकेम ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, अब जो है वो सोचने लगा कि मैं अपने गांव के लिए ही अजनबी हो गया कि मुझे गांव का कुत्ता भौंक रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सडनली ही कॉट ए ग्लिम्स ऑन द चौकीदार, कॉट ए ग्लिम्स का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। कॉट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब नजरें, यानी कि उसकी नजरें जो है वो एक चौकीदार पर पड़ी अचानक से। ए फ्रेल मैन, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, एक कमजोर आदमी विद मिल्क वाइट बियर्ड, मिल्क वाइट मतलब दूध जैसी, बियर्ड यानी कि दूध जैसी जो है सफ़ेद जो है दाढ़ी उसकी थी। वियरिंग ए शैबी धोती कुर्ता, शैबी का मतलब होता है गंदा, धोती कुर्ता यानी कि उसने गंदा जो है भद्दा सा धोती कुर्ता पहन रखा था। अन्ना आस्क्ड, बाबा व्हाट्स द मैटर, बाबा क्या हुआ है। वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, सारे गांव वाले कहाँ पर गए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द ओल्ड मैन आंसर्ड all the villagers have gone to the village temple to offer special midnight prayer, गांव के सभी जो लोग हैं, गांव के जितने भी लोग हैं, सारे के सारे गांव के टेम्पल यानी कि मंदिर में गए हैं टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर, जो मध्य रात्रि की जो स्पेशल जो मुख्य जो प्रेयर होती है, जो मध्य रात्रि की जो पूजा होती है, टू अपीज गॉड, भगवान को शांत करने के लिए वहाँ पर गए हैं। एज देयर इज सेवरी ड्रफ्ट इन आवर विलेज, क्योंकि हमारे विलेज में सूखा पड़ा हुआ है, भयानक सूखा पड़ा हुआ है, तो भगवान को जो है शांत करने के लिए सभी मध्य रात्रि की पूजा के लिए जो है मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। ऑल्दो देयर वॉज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, बात ये नहीं है कि वहाँ पर वर्षा नहीं हुई, यद्यपि इस साल बारिश अच्छी हुई थी। येट ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, फिर भी गांव के सारे जो पानी के सोर्सेज थे, स्रोत थे, वो सूख चुके हैं। टू देम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, तो ये तो लगता है कि जब बारिश अच्छी हुई फिर भी जब जल स्रोत सूख गए तो उन्हें लगता है कि शायद भगवान जो है उनसे रूठ गए हैं, भगवान उनसे गुस्सा हो गए, इसलिए भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए सारे गांव वाले पूजा करने के लिए गए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ये कारण नहीं था कि बरसात नहीं हो रही थी, बरसात तो हुई थी, लेकिन फिर भी जो स्रोत हैं, जो जल स्रोत हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, ये सूख चुके थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द चौकीदार heaved a deep sigh and said, चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, द विलेजर्स आर स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख मरी या भूख से मरना, एंड दियर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, पेरिल यानी कि उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण वो आशावादी हों, यानी आशा करने की कुछ भी नहीं बचा है आशा करने के लिए। ए फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड, माइग्रेटेड का मतलब पलायन कर चुके हैं, बहुत सारे गाँव वाले जो है पलायन कर चुके हैं। टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, शहरों में जा चुके हैं नौकरी की तलाश में। थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स्ड, ये सोच करके कि ये जो गांव है वो अभिशापित हो चुका है, इस पर कोई शाप लगा है, ये सोच करके कुछ गांव वाले तो ये गांव छोड़ करके शहर चले गए हैं नौकरी की तलाश में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, अन्ना ने ये डिसाइड किया कि वो गांव वालों के साथ मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ तो वो थका हुआ था और कुछ जो है वो आराम करना चाहता था। ही थॉट दैट द विलेज फोक, फोक का मतलब लोग, जो गांव के जो लोग हैं, डू नॉट एंड्यूवर टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम, उसे लगा कि ये जो गांव वाले हैं वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड्यूवर का मतलब होता है कोशिश करना, और डू नॉट एंड्यूवर का मतलब है कोशिश नहीं कर रहे हैं टू फाइंड ए सॉल्यूशन, कि इसका कोई हल निकाला जा सके, टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम, इस गंभीर समस्या का कोई समाधान ढूंढने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, किसकी वजह से? लैक यानी कि कमी, उन्हें जो है उचित शिक्षा की कमी है, जिस वजह से उन्हें जो उचित ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, समस्या का हल नहीं ढूंढ रहे हैं।
इफ़ थिंग्स बिकम अनबियरेबल, अगर ये जो चीज़ें होती हैं वो असहनीय हो जाती हैं, अनबियरेबल यानी कि असहनीय, दे नीड गॉड, उनको भगवान की ज़रूरत पड़ जाती है, टू डिसेंड ऑन अर्थ, कि भगवान धरती पर आए, टू फाइट दियर बैटल, और उनकी लड़ाई भगवान लड़ ले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि हम यही तो सोचते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आ गई तो हम कहते हैं भगवान ये तू ही संभाल ले। ऐसे नहीं कहते कि भगवान मैं इसे करने को जा रहा हूँ, तू मेरी सहायता करना, ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं भगवान प्लीज़ किसी भी तरह से मुझे बचा लो। हम यही तो करते हैं ना। यानी हम ऐसी आशा कर रहे थे गाँव वाले कि भगवान नीचे आएगा धरती पर और हमारी लड़ाई लड़ेगा। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, यानी कि भगवान के किसी अवतार की वेट कर रहे हैं कि अवतार जो है भगवान अवतार लेंगे धरती पर और हमें आकर के बचाएंगे। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, और ये जो क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति, जो होती है विपत्ति काल जो है, आवर ऑफ क्राइसिस यानी कि ये जो काल है, दे डू नॉट रियलाइज दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, इस विपत्ति काल में ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो समय की सहायता करने को तैयार रहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी भगवान भी उसी की मदद करता है जो कर्म करता है। इवनिंग गेव वे टू ट्वाइलाइट, यानी कि जो संध्या है, इवनिंग जो है वो धुंधलेपन में परिवर्तित हो गई। एंड ट्वाइलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, और जो अंधकार है वो जो धुंधलापन है वो किस में डूब गया, अंधकार में। यानी कि धीरे धीरे जो संध्या है वो अंधकार में चली गई। ही वॉज अलोन इन हिज हट, वो अपनी झोंपड़ी में अकेला था। ही टर्न्ड अप द विक ऑफ लैंटर्न, यानी कि उसने जो लालटेन की जो बत्ती होती है, विक जो होती है, उसको ऊपर किया। इट्स सूटी चिमनी बिकेम ब्राइट, उसकी जो कालिक लगी हुई जो चिमनी थी वो जो है अब चमकने लगी थी क्योंकि उसको जला लिया गया था। अन्ना's थॉट फ्लू बैक टू द पास्ट, अन्ना के जो विचार हैं वो तेजी से किस तरफ चले गए, अतीत की तरफ चले गए, यानी कि उसे पुरानी यादें जो है वो आने लग गई। ही रिमेंबर्ड हाउ हिज पेरेंट्स, उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता ने इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि जो खस्ता जो हालात होते हैं, ठीक है, खस्ता यानी कि जो बहुत ही बुरे हालात होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब बुरे हालातों में, कौन से बुरे हालात, फाइनेंशियल कंडीशन, बुरे वित्तीय हालात, यानी कि जब घर में पैसा नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो बुरे वित्तीय हालात हैं। तो उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता ने, इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि खराब वित्तीय हालातों के बावजूद भी सेंट हिम टू ए प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज, उसे एक साइंस कॉलेज में, प्रेस्टिज मतलब प्रतिष्ठित, एक अच्छे प्रतिष्ठित विज्ञान के कॉलेज में जो है उसे पढ़ने के लिए भेजा था, इन द सिटी, शहर में। हिज स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है प्रबल इच्छा, टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को सिद्ध करने की, अपने आप को साबित करने के लिए। वॉन हिम द अवार्ड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, उसी विल जो है के कारण जो है, विल पावर के कारण जो है उसे पूरे कॉलेज के अंदर जो है वो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अन्ना वॉज फर्मली डिटरमाइंड, फर्मली का मतलब होता है दृढ़, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय करना किसी चीज़ का, बट डिटरमाइंड का मतलब होता है कि अन्ना ने दृढ़ निश्चय कर लिया था दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, कि वो अपनी जो शिक्षा है उसे कंप्लीट करके ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, वो अपने छोटे से गांव में वापस आ जाएगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान, कि गांव के उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए काम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स, एम्प्लॉइंग का मतलब लगाना, ठीक है, एम्प्लॉइंग का मतलब लगाना, एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स मतलब आधुनिक विधियां जो है, ऑफ फार्मिंग इन हिज विलेज, वो जो है कृषि की जो आधुनिक विधियां हैं उन्हें अपने गांव में लगाना चाहता था। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट, और गांव वालों को प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण के प्रति, वाटर मैनेजमेंट के प्रति, एंड अदर इश्यूज, और अन्य मुद्दों पर वो शिक्षित करना चाहता था कि सभी जो इन चीज़ों को समझे और इनका सही इस्तेमाल कर सके।
ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, वो अपने बाकी के सहपाठियों से बिल्कुल अलग था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड टू अर्निंग इन डॉलर्स, जो हमेशा डॉलर में कमाने की सोचते थे, एंड लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ इन ए फॉरेन कंट्री, और जो सपने देखते थे कि वो किसी विदेश के अंदर यानी कि बाहर किसी देश के अंदर जो है वो विलासितापूर्ण, लग्जरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे। लेकिन जो हमारा अन्ना है वो क्या सोच रहा था कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने गांव का विकास करूंगा, यानी ये बिल्कुल अलग सोचता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। एज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, जैसे वो अपने सपने के बारे में सोच रहा था, गोल यानी कि सपना जो होता है उसके बारे में सोच रहा था, हिज आईलिड्स बिकम हैवी, उसकी जो पलकें हैं वो भारी हो गई, एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो नींद में चला गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी उसे नींद आ गई धीरे धीरे। अन्ना देन सो ए मैकेब्री विजन, मैकेब्री मतलब होता है डरावना, और तभी सपने में उसने एक डरावना विजन यानी कि दृश्य, एक डरावना दृश्य देखा। देयर वर बॉम्ब्स एंड बॉम्ब्स एवरीवेयर एंड नॉट ए प्लेस टू हाइड, उसके आसपास सभी तरफ बम ही बम थे और छुपने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। He could clearly see the blazing homes, blazing homes मतलब उसे जो है साफ जो है बहुत सारे घर जलते हुए दिखाई दे रहे थे। dilapidated का मतलब होता है ध्वस्त हुए, बिल्डिंग्स यानी कि dilapidated यानी कि जो ध्वस्त हुई इमारतें थी वो उसे दिखाई दे रही थी। चैरिड मैंगल्ड बॉडीज, उससे जो है जो चैरिड का मतलब होता है जलकर राख हुई, मैंगल्ड यानी कि शत विशत, बॉडीज यानी कि शरीर दिखाई दे रहे थे। एंड माउंट्स ऑफ कॉर्प्सिस, कॉर्प्सिस का मतलब है शव, कॉर्प्सिस और माउंट्स का मतलब है ढेर, उसे जो है शवों के ढेर दिखाई दे रहे थे। द एंटायर एटमॉस्फियर, जो सारा का सारा वातावरण था, वॉज रिसाउंडिंग, वो गूंज रहा था, विद द विनिंग साउंड क्राइज ऑफ लमेंटेशन एंड एगोनी, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स आए हैं जिनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। विनिंग का मतलब होता है कि जो चित्कार होती है, चीखें जो होती है, बुरी वाली चीखें, जो दुख वाली चीखें होती है, ठीक है, साउंड्स उनकी जो ध्वनि थी। क्राइज ऑफ द लेमेंटेशन यानी कि जो विलाप भरी दुख के कारण जब हम किसी का विलाप करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कोई गुजर जाता है हमारे जो है गांव में या कोई मोहल्ले में, तो वहाँ पर किस तरह की विलाप भरी चीखें आपको सुनाई देती है। एंड एगोनी, और पीड़ा की जो गूंजे हैं वो वहाँ पर गूंज रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि चारों तरफ उसके जो है बम ही बम फट रहे थे, शवों के ढेर लगे हुए थे, जो भी बच्चे थे वो जिनके चोटें लगी थी वो चीख रहे थे, जिनके परिवार वाले मर गए थे वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, इस तरह की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। ही हियर्ड ए पैथेटिक वॉइस, उसको जो है एक बहुत ही भयानक दुख भरी आवाज सुनी। माई थ्रोट इज पार्स्ट, मेरा जो गला है, थ्रोट यानी कि गला, पास्ट यानी कि सूख चुका है। कैन समवन गिव मी ए ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या मुझे एक बूंद कोई पानी पिला देगा। एंड विद इन ए फ्यू मोमेंट्स द फीबल वॉइस बिकम साइलेंट, और कुछ ही समय में ये जो धीमी धीमी आवाज, मंद आवाज आ रही थी वो शांत हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस, लीक्स ऑफ द ब्लड यानी कि जो खून है, जो ब्लड है वो बहने लगा, उसका रिसाव होने लगा। स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस यानी कि जो झुर्रियों वाला चेहरा है वो फट गया और उसकी जो खून था वो उसमें से निकलने लगा, यानी बॉम्ब की वजह से उसकी जो है हालत बहुत खराब हो गई और उसका चेहरा जो है वो लहूलुहान हो गया। उसका गला जो सूखा पड़ा था उसका कुछ पता ही नहीं चला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ए हार्ट रेंडिंग श्रीक यानी कि हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल दहलाने वाली जो चीख थी, ऑफ ए वुमेन, एक महिला की, वॉज ऑडिबल टू हिम, उसे सुनाई देती है। शी हैड गॉन इनसेन, शी हैड गॉन इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागल,
पागलपन, ठीक है, वो पागल हो चुकी थी, बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि वो अपना सब कुछ गवा चुकी थी। शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसके हाथों में उसके बेचारे बच्चे की जो है डेड बॉडी उसके हाथों में थी। एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी विद वेकेंट आईज, वो जो है खाली आंखों से उस बॉडी की तरफ देख रही थी, जो डेड बॉडी, मृत्यु की हालत में जो शव है उसके बच्चे का उसके हाथ में था। अनदर एक्सप्लोजन, और तभी एक और विस्फोट होता है। एंड शी अटेंड इटरनल पीस, इंटरनल पीस का मतलब होता है, इटरनल मतलब शाश्वत, पीस मतलब शांति, ठीक है, शाश्वत शांति, यानी कि हमेशा के लिए उसे शांति मिल गई, यानी कि वो भी खुदा को प्यारी हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अन्ना देन सॉ एन इनक्रेडिबल साइट। अब अन्ना को, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, साइट मतलब दृश्य, उसे अविश्वसनीय दृश्य दिखा। द वाटर्स ऑफ ऑल रिवर्स, सभी जितनी भी नदियां थी उनका पानी, एंड ओशियंस, जितने भी समुद्र थे, हैड टर्न्ड रेड, सारे के सारे लाल हो चुके थे। ही वंडर्ड, उसने सोचा, वाई, ये सारे के सारे लाल क्यों हो चुके हैं। इज इट द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या ये मनुष्यों का खून है, मनुष्यों का रक्त है। ये सब सोच करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित था, और कितना भयानक उसका सपना था आप ये सोच सकते हो। There was a tormenting pain within him, उसके अंदर एक जो है पीड़ादायक डर उसके अंदर था। एंड ए डीप हॉरर इन हिज आईज, और आंखों में जो है डीप हॉरर, यानी कि काफ़ी जो है गंभीर उसका डर उसकी आंखों में था। ही श्रिक्ड, वह भी चीखा, नो इट कैन बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। हाउ एवर इट वॉज ट्रू, तथापि ये सच था, यानी कि ये तो सच था। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। कहाँ पर, उसके सपने में, ठीक है, एक्चुअल में तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन उसके सपने में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। एंड द रीजन फॉर दिस ट्रेजिक इवेंट वॉज, ये जो दुखद घटना है इसका कारण क्या था, ये जो है किस कारण से हो रही थी, तो आपको पता है कि अभी अंदाजा लगाया जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है किसके कारण होगा, वो वाटर क्राइसिस के कारण होगा, यानी जल संकट के कारण होगा। जिन देशों के पास जल होगा, जो है जिन देशों के पास जल नहीं होगा, वो उन देशों पर आक्रमण करके जल जो है छीनने का प्रयास करेंगे जिनके पास जल की मात्रा होगी, ठीक है। तो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे, और इसी बीच उसे सपना भी आया था कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध है वो कौन से क्राइसिस पर, किस संकट की वजह से होने जा रहा था, जल संकट की वजह से। The countries with huge stores of pure water were being attacked, जिन देशों के पास बहुत सारा पानी था उन पर आक्रमण किए जा रहे थे, by other countries, दूसरे देशों के द्वारा, to capture their water pockets, ताकि उनके जो जल प्रपात है उनको हथियाया जा सके। Will the entire humanity perish, क्या इस तरह से पूरी की पूरी जो मानव जाति है वो समाप्त होगी, क्या इस तरह से उनका अस्तित्व खतरे में आएगा। ही वॉक अप ट्रेम्बलिंग एंड देन रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट ए ड्रीम, वो कांपते हुए एकदम जाग उठा और उसे याद आया कि ये तो क्या है, एक सपना है। शुक्र है कि ये एक सपना ही था, ठीक है। ही थॉट दैट हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर कुड टर्न इनटू ए रियलिटी, वो सोच रहा था, उसे समझ में आ गया था कि ये जो मेरा भयानक सपना है इतना भयभीत करने वाला, वो सच भी हो सकता है, वो सच भी बन जाएगा। इफ नो स्टेप वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यानी कि ये सच बन जाएगा अगर हमने आज जो है कोई भी कदम नहीं उठाया पानी बचाने की तरफ, या फिर पानी को सुव्यवस्थित तरीके से अगर हमने उपयोग नहीं किया तो एक दिन ये भी दिन आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही वॉज नाउ फर्मली डिटरमाइंड, अब उसने जो है ही वॉज नाउ यानी कि उसने जो है अब फर्मली यानी कि दृढ़, डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया, टू इम्पेयर ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द विलेज ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, उसने वो दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो गांवों के युवकों को जो वाटर मैनेजमेंट है यानी कि जल जो है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसका व्यवस्थित रूप से कैसे उपयोग किया जाए, उसके बारे में प्रशिक्षण सबको देगा। हु इन टर्न वुड ट्रेन द एंटायर विलेज, और फिर वो जो युवाओं को प्रशिक्षण देगा वो युवा जा करके पूरे गांव को सिखाएंगे कि कैसे जो है जल प्रबंधन किया जाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट वॉज 3 o'clock यानी कि 3 बज चुके थे तब रात के। द टेम्पल प्रेयर वर ओवर, जो मंदिर में जो पूजा की जानी थी अर्धरात्रि को, बीच रात्रि को, वो पूरी हो चुकी थी। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग विथ
ए सोलमन एक्सप्रेशन ऑन दियर फेसेस। सोलमन यानी कि शांत भाव लिए हुए अपने चेहरे पर टेम्पल से, मंदिर से वापिस आ रहे थे। वुमेन वर होल्डिंग द ड्रोजी चिल्ड्रन इन दियर आर्म्स। ड्रोजी का मतलब होता है स्लीपी, जिनको जो है नींद आ रही थी बेचारे बच्चों को, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें सुलाया नहीं जाता है। तो आपको पता है बच्चों की हालत कैसी हो जाती है, वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को लेकर के जो महिलाएं थी वो आ रही थी। द यंग विलेज बॉयज, जो गांव के युवा लड़के थे, ग्रेट पाल्स ऑफ अन्ना, वो अन्ना के अच्छे मित्र थे, वर वेरी कीन, कीन का मतलब उत्सुक, टू मीट हिम, वो उसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। विद इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, और अर्धरात्रि में ही, आधी रात में ही वो उसके घर पर आ पहुंचे। वार्म हग्स वर एक्सचेंज्ड, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू देम, अन्ना ने अपना जो भयानक सपना था उनको कह करके सुनाया। एंड दे रियलाइज्ड दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व दिस ग्रेव वाटर प्रॉब्लम, और सभी दोस्तों ने यह महसूस किया कि पूजा पाठ से इस गंभीर समस्या का हल कतई नहीं निकलेगा, हमें कुछ ना कुछ हल जो है वो करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। They discussed the importance of trees in conserving water, उन्होंने जो है जल संरक्षण के लिए कई सारी जो है बातचीत की, चर्चा की। इन द फॉरेस्ट्स, उन्होंने क्या बातचीतें की ये देखते हैं। इन द फॉरेस्ट्स यानी कि जंगलों के अंदर, वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड एज वेजिटेशन ब्रेक द फॉल, यानी कि जो वनस्पति होते हैं, जब जल वर्षा होती है तो जल जब बहता है तो वनस्पति उस बहते हुए जल को रोक के रखती है, लॉक करके रखती है, वो उसे जल्दी से बहने नहीं देती है। जब वो जल्दी से नहीं बहते हैं तो वो आराम से जो है धरती के अंदर समाना शुरू हो जाते हैं, धरती उसे सोखना शुरू कर देती है और वह धरती में समा जाते हैं और क्या बन जाते हैं, भूमिगत जल बन जाते हैं। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न, और अब ये जो भूमिगत जल है वो आगे चल करके फीड वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स, यही जो भूमिगत जल है वो आगे चल करके कुओं को, झीलों को और नहरों को पानी देता है, उनमें पानी की पूर्ति करता है। आपको पता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि जब भूमिगत जल है, जब रिवर में पानी खत्म हो जाता है तो ज़मीन से रिस रिस के पानी नहर में आना शुरू हो जाता है। कौन सा? भूमिगत जल, ठीक है। नदियों में भी वो आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स, कैचमेंट्स का मतलब होता है जितने भी स्रोत हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय जो हैं, ठीक है, जैसे कुएं हैं, झीलें हैं वगैरह, जहाँ पर पानी थमा हुआ रहता है। सो यहाँ पर है कि अगर हम जंगलों को बचाएं तो हम इन कैचमेंट्स को बचा सकते हैं, जलाशयों को बचा सकते हैं। दे रिजॉल्व दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट, उन्होंने रिजॉल्व यानी कि उन्होंने जो है निश्चय किया कि वो जो है सभी को मोटिवेट करेंगे, गांव में सभी का उत्साहवर्धन करेंगे कि वो जो है पौधे लगाएं। एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, और कम से कम एक पौधे का ख्याल ज़रूर रखें कि उसे एक पौधे को पूरा जो है बड़ा करें, उसका जो है पूरा ख्याल रखें। एंड प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम, यानी कि रोकेंगे। द डिस्क्रिमिनेट का मतलब विवेकपूर्ण, इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे जो होता है। कटिंग ऑफ ट्रीज, बिना सोचे समझे वृक्षों को जो काटा जाता है उसको प्रिवेंट करेंगे, उसकी रोकथाम करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। महेश ए वाइब्रेंट बॉय, वाइब्रेंट का मतलब होता है जो उत्साही लड़का था महेश। विद ग्लोइंग आइज सेड, चमकती आंखों से उसने कहा, आई नो दैट ऑल ओवर द ईयर्स राइजिंग पॉपुलेशन, उसने कहा कि मैं जानता हूं कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइजिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण जब बढ़ रहा है उसकी वजह से, एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, और कृषि जब विस्तृत हो रही है, हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर, यानी कि उसने पानी की मांग को बढ़ा दिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही फर्दर सेड द पीपल शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइव्स बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स, क्योंकि जो प्रत्येक बूंद है पानी की वो महत्व रखती है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए इतना सा पानी से क्या हो जाएगा, इतना सा पानी अगर गिरा देंगे तो उससे क्या होगा, नहीं, पानी की एक एक बूंद बहुत मूल्यवान है। जो प्रत्येक इंसान है उसे अपनी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, डे टू डे लाइफ यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें व्यर्थ में एक बूंद भी जल नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद भी बहुत मूल्यवान होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रामुडा
ए ब्राइट चैम्प यानी कि एक जो है खुश मिजाज या प्रसन्नचित लड़का, विद काम यानी काम का मतलब होता है शांत, मेडिटेटिव यानी कि विचार मग्न फेस यानी विचार मग्न चेहरे वाला, मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट उसने भी अपनी वहाँ पर उपस्थिति जो है सबको महसूस कराई, एंड सेड और कहा, इन अर्बन एरियाज, अर्बन यानी कि शहरी, रूरल यानी कि जो ग्रामीण होते हैं, ठीक है। सो अर्बन एरियाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस यानी कि घरों का निर्माण हो गया, पक्के घरों का निर्माण, फुटपाथ्स का निर्माण हो गया है, एंड रोड्स जो है सड़कों का निर्माण हो गया है, हैज़ लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर शॉक इन। अब जो है पहले धरती कच्ची हुआ करती थी, ठीक है। सो वहाँ पर जो है ज़मीन सीधे ही हुआ करती थी, जब वर्षा आती थी तो सारे की सारी ज़मीन से पानी सोख करके नीचे जाया करता था, लेकिन अब ज़मीन पर पक्के फर्श बन गए हैं, पक्के घर बन गए हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, सब कुछ पक्का हो गया है। तो ऐसे में जो क्षेत्र होता है जिस पर जल सूखना चाहिए और ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, वो सतह जो है वो कम हो चुकी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में कुछ साल पहले बहुत सारी जगह होती थी जो गीली होती थी, लेकिन अब गीली होने के लिए जगह बहुत कम बची है, खास करके कच्ची जगह जिससे जल नीचे जा सकता है जमीन के नीचे, वैसी जगह बहुत कम बची है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ताकि जो जल है वो नीचे समा सके, ऐसा बहुत कम बचा है। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, अगर रूरल एरियाज की बात की जाए, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर्स, जो बारिश का पानी होता है, या आप ये कह सकते हो कि जब बारिश के कारण जो फ्लड का या बाढ़ का जो पानी होता है वो नदियों में चला जाता है जल्दी से, विच देन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन स्टॉप्स, और वो जल्दी ही सूख जाती हैं नदियाँ किसके बाद, बारिश के बाद। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, अगर इस पानी को पहले ही पीछे कहीं रोक लिया जाता, इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, वो जल में जो है जमीन में समा सकता था, एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और भूमिगत जल जो है रिचार्ज यानी कि उसका पुनर्भरण हो सकता था, कि हमने जमीन के नीचे से कुओं से पानी निकाल दिया, कुएं जो है धीरे 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 नीचे चले गए, सूखते चले गए, अगर वो जल जो है पुनर्भरण हो जाता उसका, अगर जल जो है धीरे 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 जमीन सोखती और वो जल धरती में समाता, तो उनका कुएं में वापस से पानी आता जाता। लेकिन अब बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण जो पानी है वो नदियों के सहारे सीधा समुद्रों में जल्दी से चला जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आइज, महेश ने सवालिया निगाहों से अन्ना की तरफ देखा। भैया, आई हैव हियर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने जो है वर्षा जल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्षा जल संरक्षण जो है उसके बारे में सुना है, ये क्या चीज़ होती है, व्हाट्स इट, ये क्या चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंशियली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द roofs of the buildings and storing it underground for later use। रेन वाटर क्या है कि आवश्यक रूप से जो वर्षा का जल है उसे घरों की छतों पर या जितनी भी इमारतें उनकी छतों पर एकत्रित कर लिया जाए और फिर उसे ग्राउंड वाटर में मिला दिया जाए, ताकि बाद में जब उसे जो है यूज़ किया जा सके, यानी अंडरग्राउंड जो है उसे स्टोर किया जा सके ताकि बाद में उसको यूज़ कर लें। नॉट ओनली डज दिस रिचार्ज स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ये ना केवल जो ज़मीन का पानी है भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल का जो स्तर है उसे नीचे गिरने से बचाता है, बल्कि इट ऑल्सो रेजेस द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, बल्कि ये जो जल का स्तर घटता जा रहा है उसको भी बचाता है, उसको भी बढ़ाता है। एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, और जो पानी की सप्लाई है उसको भी बढ़ाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जल यहाँ पर है उसे नीचे गिरने से तो बचाता ही है बल्कि उसको ऊपर भी उठाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, यानी कि भूमिगत जो जल होता है उसका जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसे नीचे गिरने से रोकना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवर्ड्स, क्योंकि क्या हो रहा है एक्चुअल में कि नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है, अब समुद्र में ज़्यादा पानी आएगा तो समुद्र का जल धीरे 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 जमीन की तरफ बढ़ेगा और जो तटीय इलाके हैं वो बाढ़ के कारण डूब जाएंगे। तो वो कहता है कि जो समुद्र का पानी है उसे जमीनी हिस्से पर आने से रोकना होगा। एंड कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और हमें उसे बचाना होगा जो वर्षा का पानी सीधे जा करके समुद्र में मिल जाता है नदियों के सहारे, उसको रोकना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम जमीन के नीचे डाल सकेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक्सप्लेन्ड अन्ना ने ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
दे रियलाइज दैट देयर इज इनफ वाटर, उन्होंने महसूस किया कि पर्याप्त पानी तो है, ऐसा नहीं है कि धरती पर पानी खत्म हो चुका है, पर्याप्त पानी तो है। एंड द नीड ऑफ आर इज टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, हमारे को केवल और केवल जो उपलब्ध साधन है उनको अच्छे से प्रबंध करना है। उनका अगर अच्छे से प्रबंधन कर लिया तो हमारे पास पर्याप्त जल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जल की कमी नहीं है, जल की बर्बादी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हमें जल कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर हम जल को बचाएंगे, अगर हम जल को व्यर्थ बहने से बचाएंगे, अगर हम उसका कंजर्वेशन करेंगे तो हमारे पास जल पर्याप्त है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑल ऑफ देम मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, उन सब ने पक्का निश्चय कर लिया दैट दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है कि वो एक आंदोलन शुरू करेंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस मतलब सबसे मूल्यवान थिंग ऑन द अर्थ, की धरती की सबसे मूल्यवान जो चीज़ है उसे बचाएंगे, दैट इज वाटर, वो क्या है, पानी है। दे प्लेज्ड, उन्होंने शपथ ली, वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टूडे ओनली, हम इस महान कार्य को, हम इस नेक कार्य को आज से ही शुरू करेंगे। Their faces lit up along with the landscape, उनकी जो उनका चेहरा है वो चमक उठा, किसके साथ, प्राकृतिक दृश्य के साथ उनका चेहरा भी चमक उठा। द ग्लोरियस सन वॉज राइजिंग इन द क्रिमसन, यानी कि जो रक्तिम पूर्व, यानी कि जब क्रिमसन सा होकर के जो है रक्तिम पूर्व जो है सूर्य जो था वॉज राइजिंग, ग्लोरियस सन वॉज राइजिंग, यानी कि भव्य सूर्य का उदय हो रहा था, यानी कि रक्ताम पहले लाल लाल जो है वातावरण था और उसके बाद वहां से धधकता हुआ सूरज बाहर निकल रहा था। अन्ना वॉज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, और अन्ना जो था उसे उगते हुए सूर्य से एनर्जी मिलती थी और छिपते हुए सूर्य से उसका उत्साह कम हो जाता था। तो अब क्या था, रात को 3 बजे वो बातें करने लगे थे और सूर्योदय का मौसम आ गया था, यानी कि सुबह हो चुकी थी, तो सूरज जब निकल रहा था तो उसका उत्साह भी बढ़ता हुआ जा रहा था। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग इन हिज हार्ट, ये जो उगता हुआ सूर्य है वो हमेशा उसके अंदर जो है आशा, उत्साह जो है वो भर देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द राइजिंग सन बिकेम ए सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग एंथ्यूजियास्टिक विलेजर्स, एंथ्यूजियास्टिक का मतलब है उत्साही, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, यंग यानी कि युवा, ये जो युवा उत्साही गांव वाले थे उनके मन में ये जो उगता हुआ सूरज है वो आशा का प्रतीक बन गया। इट सीम्ड टू बैकन ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, यानी कि ये जो है संकेत प्रतीत होता है अधिक चमकदार भविष्य की तरफ वो जाने वाले हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। द बॉयज न्यू दैट एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रे ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड देम ऑफ दियर फर्म रेजोल्यूशन, उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुबह जब ये सूरज उगेगा तो सूरज की जो पहली किरण होगी वो आकर के उन्हें अपने इस दृढ़ निश्चय की याद दिलाएगी कि वो किस दृढ़ निश्चय की तरफ जाने वाले हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका गोल है, वो वाटर मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, कौन सा उन्होंने जो है शपथ ली थी, इसके बारे में सूर्य की पहली किरण जो है उनका प्रतीक बनेगी, उनको हर सुबह उनका जो गोल है, उनका जो स्वप्न है उसको याद दिलाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थी हमारी की पूरा का पूरा चैप्टर, आपको समझ में आ गया होगा और सचमुच में जो है सचमुच में बहुत सारी चीज़ें सिखलाने वाला ये चैप्टर था। काफ़ी सारी ज्योग्राफी की चीज़ें भी आपने सीखी, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, उन सभी ज़रूरतों के बारे में आपने देखा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होने वाला, उसका कैसा सीन होगा और उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये भी आपने सीखा। लेकिन यकीन मानिएगा स्टूडेंट्स की अगर हम इसी तरह से जल की बर्बादी करते रहे तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होकर रहेगा, वो भी वाटर क्राइसिस के कारण। सो अगर हमें इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोकना है तो हमें आज से ही आपको भी प्लेज करनी चाहिए, आपको भी शपथ लेनी चाहिए कि हम ये जो पानी की बर्बादी करते हैं वो नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप हमारे देश के भावी भविष्य होने वाले हो और आप जब अभी से पानी की जो संरक्षण है उसके बारे में जागरूक नहीं रहोगे तो फिर आपका शिक्षित होने का क्या फायदा। शिक्षित होने का यही तो मतलब है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनके बारे में दिमाग के अंदर कुछ पिक्चर तो होनी चाहिए कि एक्चुअल में अगर हम ये करेंगे तो ये होगा और अगर ये नहीं करेंगे तो ये होगा। यही मतलब है असली शिक्षा का। सिर्फ किताबें पढ़ करके क्वेश्चन आंसर्स याद करने का मतलब शिक्षित होना नहीं होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हमें जो है बड़े बुजुर्ग पानी
पानी को बचाने के लिए कहते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करना कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप ये सारी बातें पता होने के बाद भी अगर इन्हें नज़रअंदाज अगर कोई युवा, शिक्षित युवा करता है, तो उससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता कि वो जो है जानबूझ करके अपने लिए या फिर अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। देखिए कितनी जो है बुरी बात है। अगर हमारे से पहले आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए जल नहीं छोड़ती तो सोच के देखिए कि हमारे क्या हाल होता, कि हमारे दादा परदादा अगर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते और हमें अब पानी के लिए अगर युद्ध तक की स्थिति आती तो क्या आप उनको कोसते नहीं? तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमें नहीं कोसे तो आपको भी जल संरक्षण करना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए चलते हैं हमारे जो है क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। Who had returned to his village from the college hostel? कॉलेज हॉस्टल से गांव में कौन आया था? तो ऑप्शन है रामूडा, बी महेश, सी अन्ना एंड डी इज चौकीदार। तो आपको पता है सी ऑप्शन करेक्ट है, अन्ना आया था। विच सीन पुट अन्ना इन लो स्पिरिट? अन्ना का उत्साह किस चीज़ से कम हो जाता था? तो आप कह देंगे सनसेट से उसका जो है उत्साह कम हो जाता था। तो सी ऑप्शन इसका सही है, द सेटिंग सन। थर्ड है दे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की इंपॉर्टेंस, मंदिरों की महत्वता के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। बर्ड्स, पक्षियों की, ट्रीज यानी कि पेड़ों की, या फिर विलेजर्स गांव वालों की। तो आप कह देंगे पेड़ों की महत्वता की बात उन्होंने की थी कि ट्रीज अगर हैं तो ही वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड एंड द रीजन ऑफ द ट्रेजिक इवेंट वॉज फूड क्राइसिस, यानी कि भोजन का संकट था, ऑयल क्राइसिस तेल का संकट था, वाटर क्राइसिस पानी का संकट था, या मुद्रा का यानी कि मनी का क्राइसिस था। आप कह देंगे सिंपल सी बात है वाटर क्राइसिस। ठीक है, अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। अन्ना हैड जस्ट रिटर्न टू कॉलेज। अन्ना अभी अभी कॉलेज में आया है। तो आप कह देंगे नहीं, ये गलत हो गया, कॉलेज से गाँव आया था। ठीक है, सो इस पर एफ लगा दीजिए, फॉल्स। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, चौपाल खाली थी। तो आप कह देंगे बिल्कुल खाली थी, तो ये हो जाएगा ट्रू। ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर हैव लॉट ऑफ वाटर, सारे के सारे जो जल के स्रोत थे वो जल से लबालब भरे पड़े थे। क्या ये था? तो आप कह देंगे बिल्कुल गलत, तो थर्ड में भी फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ देखिए, अन्ना सो ए प्लीजेंट ड्रीम, अन्ना ने बहुत ही आनंद देने वाला स्वप्न देखा था। सचमुच में क्या वो एक जो स्वप्न था वो आनंद देने वाला था? तो आप कह देंगे ये गलत हो गया, ये हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग असेंशियली मीन्स कलेक्टिंग वाटर, यानी कि पानी का जो है पानी इकट्ठा करने से रिलेटेड है क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल सही, पांचवा बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। सिक्स्थ है द नीड ऑफ द आर इज टू वेस्ट वाटर इज टू वेस्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास जल के जो भी साधन है उनका जो है वेस्ट करें उनको हम, तो ये तो गलत हो गया, उनको वेस्ट नहीं करना, उनको बचाना है। ठीक है, सो ये भी फॉल्स हो जाएगा। द राइजिंग सन बिकेम ए सिंबल ऑफ द होप फॉर द यंग विलेजर्स, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही, उनके लिए आशावादी या आशा की किरण बनी थी, आशा का प्रतीक बना था। ठीक है, सिंबल यानी कि प्रतीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले 20 to 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड अन्ना रिटर्न टू हिज विलेज? तो आप कह देंगे अन्ना अपनी समर वेकेशन के लिए जो है विलेज में आया था। तो एक ही लाइन में इसका आंसर, अन्ना रिटर्न टू हिज विलेज टू स्पेंड हिज समर वेकेशन, उसकी गर्मियों की छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो बिताने आया था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड अन्ना मिस ऑन हिज वे टू होम? अन्ना ने क्या क्या मिस किया था? तो आप कह देंगे अन्ना मिस्ड द चर्पी लिटिल फेसेस प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्रीज और प्लेइंग क्रिकेट विद देयर बैटर्ड बैट्स एंड स्मॉल स्टिफ स्टीम्स ऑफ ट्रीज एज विकेट्स। उसने उन बच्चों को मिस किया था जो कंटीले जो बेर का पेड़ है उससे भी बेर तोड़ा करते थे, वो बच्चे जो अपने टूटे हुए बैट से क्रिकेट खेला करते थे, वे बच्चे जो विकेट के रूप में पेड़ों की जो लकड़ियां होती थी, पतली लेकिन स्ट्रॉन्ग लकड़ियां विकेट के रूप में यूज करते थे, उन बच्चों को उसने मिस किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चौकीदार्स अपीयरेंस। चौकीदार कैसा दिखता था? तो आप कह देंगे बहुत ही गजब का उसे जो है यहाँ पर दिखाया गया है उसके अपीयरेंस। द चौकीदार वॉज ए फ्रेल मैन, वो एक कमजोर व्यक्ति था, और अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव के चौकीदार ऐसे ही होते हैं। ही हैड मिल्क वाइट बियर्ड, उसकी दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी। ही वॉज वियरिंग ए शैबी धोती कुर्ता, उसने जो है एक जो है भद्दा सा धोती कुर्ता पहन रखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड
अन्ना वॉन्ट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपने शिक्षा पूरी करने के बाद अन्ना क्या करना चाहता था? तो आप कह देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद अन्ना वांटेड टू एम्प्लॉय मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग in his village and educate the villagers on environment, water management and other issue। बाकी के जितने भी मुद्दे हैं उन पर अपने गांव वालों को शिक्षित करना चाहता था और जो मॉडर्न मेथड्स है उनको अपने गांव में एम्प्लॉय यानी गांव में लाना चाहता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए अपने गाँव के युवाओं को शिक्षित करना चाहता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड अन्नास क्लासमेट ड्रीम ऑफ, यानी कि अन्ना के जो सहपाठी थे वो कैसा स्वप्न देखते थे? तो आप कह देंगे अन्नास क्लासमेट ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स, वो डॉलर्स में कमाई जो है करना चाहते थे। लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ इन ए फॉरेन कंट्री, वो जो है विदेश में विलासितापूर्ण जीवन जीने के स्वप्न देखते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। व्हाट इनक्रेडिबल साइट डिड ही सी इन हिज नाइटमेयर, उसने अपने स्वप्न में कौन सा जो है एक बहुत ही बुरा दृश्य देखा, बहुत ही अविश्वसनीय दृश्य देखा? तो उसने देखा था कि नदियां जो है वो खून की बह रही थी, सारे के सारे समुद्र जो है मनुष्य के खून से बह रहे थे। तो आप कह देंगे ही सॉ इन हिज नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा स्वप्न। ठीक है, नाइटमेयर का मतलब होता है स्वप्न, बुरा स्वप्न। दैट द वाटर, ठीक है, एक्चुअली नाइटमेयर का मतलब है डरावने स्वप्न। ठीक है, नाइटमेयर दैट द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स एंड ओशियन हैड टर्न्ड रेड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि सारा का सारा जो पानी था वो मनुष्य के रक्त के कारण जो है लाल हो गया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रीजन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर इन अन्नास ड्रीम, अन्ना के स्वप्न में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो था उसका कारण क्या था? तो वाटर क्राइसिस था। आप कह देंगे, तो आप कह देंगे द रीजन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर वाज वाटर क्राइसिस। द कंट्रीज विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ वाटर were being attacked by other countries to capture their water pockets, जो चाहती थी कि वो इन जिन देशों के पास अच्छे जल भंडार हैं उनके ऊपर जो है वो आक्रमण करके हत्याना चाहती थी जल भंडार, इसलिए युद्ध चल रहा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जिन देशों के पास पानी नहीं है वो पानी के लिए उन देशों पर आक्रमण कर रहे थे जिन देशों के पास बहुत सारा पानी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड अन्ना सी व्हेन ही रिटर्न टू हिज होम, अन्ना ने क्या देखा जब वो अपने घर वापस आए? तो आप कह देंगे व्हेन अन्ना रिटर्न्ड हिज होम ही सॉ दैट द लैंड ऑफ द विलेज वाज ड्राई एंड पास्ट, यानी कि जो उसकी ज़मीन थी, उसके उसका जो गांव था उसकी जो ज़मीन थी वो सूखी पड़ी थी। ठीक है, और कठोर पड़ी थी। ठीक है, He found every place deserted, उसने सभी जगहों को वीरान देखा। He met nobody on the way except the चौकीदार, उसने चौकीदार के अलावा अपने रास्ते में किसी को नहीं देखा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। Why did Anna think that he had become a stranger in his own village? अन्ना को ऐसा क्यों लगा कि वो अपने ही गांव में अजनबी की तरह आया है? क्योंकि उसके ऊपर एक कुत्ता भौंका था, है ना। तो आप कह देंगे अन्ना thought that he had become a stranger, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, इन हिज ओन विलेज, अपने ही गांव में, बिकॉज द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम वेयर एज डॉग यूजुअली बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि कुत्ते जो है अक्सर अजनबी कोई नया आदमी आ जाता है मोहल्ले में तभी तो कुत्ते भौंकते हैं ना। ठीक है, तो कुत्ता जब उस पर भौंक रहा था तो तब उसने सोचा बिसाइड्स दिस ही हैड सीन मैनी चेंज्ड थिंग्स इन द विलेज वाइल कमिंग टू हिज होम, उसने अपने घर आते हुए बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बदल चुकी थी, जिस वजह से उसे लगा कि शायद मैं अपने ही गांव में अजनबी की तरह महसूस क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ अलग अलग क्यों लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई नई जगह पर जाते हैं तो सब कुछ अलग अलग लगता है, तो जो है उसे भी, अन्ना को भी इस तरह से अलग अलग लग रहा था। सो थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड अन्ना डिटरमाइन टू डू आफ्टर द नाइटमेयर, नाइटमेयर के बाद उसने क्या करने का निश्चय किया? तो आप कह देंगे उसका जो स्वप्न था उसने अब दृढ़ निश्चय कर दिया कि वो अपने स्वप्न को सच करेगा। ठीक है, कौन सा स्वप्न? वर्ल्ड वॉर वाला स्वप्न नहीं, जो उसका गोल था कि वो अपने गांव में जो है आधुनिक कृषि विधियां लाएगा, वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है सभी युवाओं को प्रशिक्षण देगा। ठीक है, वो वाला स्वप्न। अन्ना डिटरमाइंड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द विलेज ऑन वाटर मैनेजमेंट, उसने कहा कि वो युवाओं को जल प्रबंधन की तकनीक का प्रशिक्षण देने का उसने निश्चय किया। Who in turn would train the entire village, जो आगे जाकर के जिन युवाओं को प्रशिक्षण देगा वो आगे जाकर के पूरे गांव को इसके लिए जागरूक करेंगे।
डिस्क्राइब द सीन एट द पाठशाला, पाठशाला का दृश्य का वर्णन कीजिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ था नहीं, तो लेखक जो अन्ना है उसने ये बता दिया कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, यानी कि इस तरह से उसने डिस्क्राइब कर दिया। जब कुछ नहीं था तो उसने कहा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। एट द पाठशाला स्टूडेंट्स कुड बी सीन सिटिंग ऑन द सैक मेट्स, यानी कि पाठशाला में विद्यार्थियों को टाट पट्टी पर बैठे हुए, रिप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, मास्टर साहब जो है वो उनको डांट फटकारते थे। नोडिंग हेड्स, बच्चे जो है वो सिर हिलाते थे। मेमोराइजिंग टेबल्स, यानी कि वो पहाड़ी याद करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हेड्स बेंट लो ओवर दियर स्लेट्स, उनकी जो स्लेट थी उस पर लिखते हुए उनकी गर्दनें झुकी हुई रहती थी। एंड राइटिंग बोर्ड propped up against the wall to dry in the air, जो पट्टियां होती थी, फट्टे जो होते थे, फट्टियां जिस पर लिखा जाता था, उनको सुखाने के लिए धूप में रखा जाता था। यानी कि पाठशाला में पहले ये दृश्य होता था जो कि अब नहीं था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, सो पाठशाला का सीन हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज चौकीदार्स रिप्लाई टू अन्नास क्वेश्चन, अन्ना के क्वेश्चन का चौकीदार ने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया? तो आप कह देंगे चौकीदार रिप्लाइड दैट ऑल द विलेजर्स हैड गॉन टू द विलेज टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर टू अपीज गॉड, कि वो अर्धरात्रि की जो स्पेशल जो प्रेयर की जाती है, विशेष पूजा जो की जाती है भगवान को शांत करने की, उसके लिए गए हैं। एज देयर वॉज सेवरी ड्रफ्ट इन द विलेज, क्योंकि गांव में सूखा पड़ा हुआ है। ही सेड दैट ऑल्दो देयर हैड बीन सफिशिएंट रेनफॉल, हालांकि वर्षा ना होने के कारण सूखा नहीं है, वर्षा हुई थी, फिर भी दैट ईयर येट ऑल द सोर्सेज ऑफ द वाटर हैड ड्राइड अप, लेकिन फिर भी सारे के सारे जो स्रोत हैं, जल स्रोत, वो सूख चुके हैं। पीपल टुक इट एज इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, पीपल ये सोचते हैं कि शायद ये भगवान जो है उनसे नाराज हो चुके हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द राइजिंग सन बिकम द सिंबल ऑफ होप, जो सूर्य उदय हो रहा था तो वो उनके लिए एक आशा का प्रतीक कैसे बन गया? तो आप कह देंगे The sun was rising when the youth of the village made a firm resolution to start a movement for the conservation of water. सनराइज भी उस समय हुआ जब गांव के जो युवा थे वो ये सोच रहे थे, वो एक दृढ़ निश्चय कर रहे थे कि हम एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाएंगे वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो उस समय पर जब सूर्योदय हो रहा था, इन दिस वे, इस वजह से, द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड देम टू दियर फर्म रेजोल्यूशन, फर्म का मतलब होता है दृढ़ और रेजोल्यूशन का मतलब दृढ़ निश्चय, उनको दृढ़ निश्चय की याद दिलाने वाला था वो सूर्य की जो पहली किरण थी, इसलिए वो उनके लिए एक प्रतीक बन गया। अब चलते हैं हम 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी डिस्कस, स्टोरी का मैसेज क्या है? तो स्टोरी का सिंपल सा मैसेज है कि वाटर कंजर्वेशन हमें करना चाहिए। ठीक है, बाकी हम जो लिखते हैं वो जो है सुन लीजिए आप। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, द राइटर टचेस अपॉन मोर देन वन प्रॉब्लम दैट द प्रेजेंट एज इज फेसिंग, उसने एक से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनका वर्णन किया, जिनकी आज की पीढ़ी जिनका सामना कर रही है, उन बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। फर्स्ट, पहले तो द राइटर वांट्स आर यंग एजुकेटेड पीपल टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर विलेजेस। पहली बात तो क्या कि जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो अपने गांवों के उत्थान के लिए कार्य करें, रादर देन रनिंग आफ्टर द लग्जरियस लाइफ, ना कि वो एक विलासितापूर्ण जीवन जीने की सोचे। यानी कि विलासितापूर्ण जीवन जीने की आड़ में हम जो है अपने एक्चुअल जीवन को, अपनी प्रकृति को, अपने एनवायरनमेंट को भूलते हुए जा रहे हैं। एक्चुअल में हमें अपने गांवों का उत्थान करना चाहिए जैसा कि अन्ना चाहता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? पहली तो ये बात वो हमें बताना चाहता है। सेकेंडली, ही वॉन्ट्स दैम टू वर्क फॉर द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स रादर देन लुकिंग फॉर गॉड टू कम डाउन टू हेल्प देम एज एन अवतार। अब वो कहते हैं दूसरी बात कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है तो हम उसे फेस करें, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि हम पूजा पाठ में बैठ जाएं कि भगवान आओ, अवतार लेकर के आओ धरती पर और हमें बचाओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? थर्डली, तीसरी चीज़ क्या थी? ही ब्रिंग्स राउंड द फैक्ट, उसने जो है सामने लाया किस फैक्ट को, किस सच को, दैट द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी ए ग्रेट प्रॉब्लम, कि पानी को व्यर्थ में बहाना बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है।
टू द ह्यूमैनिटी, यानी कि इस संसार के लिए और जितने भी मानव जाति है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। सो प्रॉपर मेजर्स मस्ट बी टेकन फॉर वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन के लिए जो है सही प्रयास जो है उचित उपाय करना आवश्यक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर नहीं किए गए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी, वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं जो संपूर्ण मानव जाति को मिटा करके रख देगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर। जल संरक्षण में पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ क्या रोल वहाँ पर अदा करते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा इसी के ऑप्शन में एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि यही क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। कैसे? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर, कि उनकी क्या महत्वता है पानी बचाने के अंदर पेड़ों की। तो आप कह देंगे ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्विंग वाटर इन फॉरेस्ट्स, जंगल जो होते हैं फॉरेस्ट, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन ब्रेक, यानी कि तोड़ती हैं, ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि रोकती हैं, ठीक है। अ फॉल ऑफ वाटर, पानी बहता हुआ जा रहा है उसको बहने से रोकती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड इट सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड, और जब पानी को बहने से रोकते हैं तो वो पानी वहीं पर रुका रहता है और धरती में जो है समा जाता है। दिस ग्राउंड वाटर फीड्स वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स, ये जो पानी है जो धरती में जमा हुआ है, जो भूमिगत जल है, वही बाद में हमारी नदियों को, हमारे कुओं को, हमारी झीलों को पानी देते हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स, यानी कि जितने भी जल संसाधन है हमारे उनको बचाना है तो हमें जंगलों को बचाना पड़ेगा। द मोर द ट्रीज द मोर वाटर गेट्स सीप्ड इनटू द ग्राउंड, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज़्यादा जल जमीन के अंदर जाएगा। दस ट्रीज रेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स, जो जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसको बढ़ाते हैं। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन ऑर्डर टू हैव मोर ग्राउंड वाटर, यानी ज़्यादा भूमिगत जल लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद है व्हाट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संरक्षण क्या है। और इसी के अलावा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो आप कह देंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, जल जो है छतों पर उसको इकट्ठा किया जाए और अंडरग्राउंड उसे स्टोर कर लिया जाए बाद में यूज करने के लिए। रेन वाटर इज नॉट जनरली टेकन प्रॉपर केयर ऑफ एंड इन दैट केस ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर गोज वेस्ट, की जो रेन वाटर है उसकी प्रॉपर केयर भी नहीं होती है और वो पानी वेस्ट भी चला जाता है। इफ़ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड, अगर इतना पानी अगर बचा करके रखा जा सके, अगर उसको स्टोर किया जाता, इट विल स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, तो जल स्तर नीचे गिरने से रुक सकता है। इट विल ऑल्सो रेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल एंड विल इंक्रीज द वाटर सप्लाई, ये पानी की जो सप्लाई है उसको बढ़ाएगा और जो जल स्तर गिर रहा है उसको बचाएगा। वी कैन नॉट इग्नोर दैट देयर इज वाटर क्राइसिस इन नियर फ्यूचर, हमें ये अनदेखा नहीं करना चाहिए कि हमारे भविष्य में, निकट भविष्य में जो है बहुत बड़ा जल संकट पैदा होने वाला है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू स्टोर द रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नीड ऑफ द आवर, आज के समय की रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संरक्षण जो है आज के समय की बहुत बड़ी मांग है, बहुत आवश्यक मांग है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द chapter is last question of the chapter is what was the resolution of the villagers, गांव के लड़कों ने क्या निश्चय किया था। तो आप कह देंगे when अन्ना reached his village, जब अन्ना अपने गांव में आया, he came to know about the water crisis, वहाँ पर भी वाटर क्राइसिस चल रहा था, उसको जो है पता चला। he determined to do something for the upliftment of the villagers, उसने सोचा कि मैं गांव वालों के उत्थान के लिए कुछ करूँगा। all the villagers realized that only way to uplift was to manage the available resources properly, कि हम उचित तरीके से उनका रख रखाव कर सकें, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो स्रोत हमारे पास हैं, उनको ही हमें बचाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दे मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन दैट दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर दिया कि वो एक आंदोलन खड़ा कर देंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए। दे रिजॉल्व टू मोटिवेट एवरीवन, उन्होंने निश्चय कर लिया, रिजॉल्व यानी निश्चय कर लिया, टू मोटिवेट, कि वो हर एक को उत्साहित करेंगे,
एवरीवन टू प्लांट एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, कि वो ट्री प्लांटेशन करे और कम से कम एक पेड़ की जो है देखभाल करे, रख रखाव करे। एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, की जो अविवेकपूर्ण जो वन है, जो जंगल है, जो पेड़ है, उनको काटा जा रहा है उसको रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, उनकी रोकथाम करेंगे। तो ये था आपकी बुक का लास्ट चैप्टर और आपको सचमुच में मज़ा भी आ गया होगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी और डेफिनेटली आप मोटिवेट तो हुए ही होंगे। किन किन चीज़ों के लिए? कि कम से कम जो है हम जो है पेड़ों को काटें और साथ ही साथ जो है हम ट्री प्लांटेशन करें और कम से कम एक पौधा ऐसा होना चाहिए जिसके हम संभाल कर रहे हों। यानी कि एक पौधा जो है, आप ये मान करके चलिए कि एक पौधे को जो है ऐसे मानिए कि आपका छोटा भाई है, उसको बिल्कुल वैसा ही प्यार कीजिए जैसे आप अपने छोटे भाई को प्यार करते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से उस पौधे की संभाल करेंगे तो धीरे धीरे वो पौधा जो है वो धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और जब वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो सचमुच में वो आपके पिता का रोल अदा करना शुरू कर देगा। वो आपके पिता की तरह आपको इतना देन देता है एक्चुअल में वृक्ष। वो धीरे धीरे जब सभी लोग इस तरह के वृक्ष लगाएंगे तो धीरे धीरे हम जो वाटर क्राइसिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उससे बच सकेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्लांटेशन के लिए या फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप अपने देश की, भारत देश की आने वाली भावी पीढ़ी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो लेक्चर काफ़ी लंबा रहा आज का। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।